वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग गवर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द स्टेट फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एज इन सेंटर, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। पार्ट 3 जो है वो है द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जो फोर्थ है वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिफ्थ स्टेटमेंट है देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट लाइक दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट द सेंटर। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कि जो स्टेट है और सेंटर में दोनों जगह सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड जो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड जो है द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये गलत है क्योंकि पार्ट 5 जो है यूनियन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। पार्ट 4 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करता है। फिफ्थ स्टेटमेंट है देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई वाइस गवर्नर का ऑफिस नहीं होता है। तो 4 को छोड़ के बाकी सारा करेक्ट है। तो देखते हैं 1 2 3 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। अब इसके आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ ए ड्यूल रोल, व्हाट डज इट मीन। हमने देखा था कि जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसका ड्यूल रोल होता है। इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहला एक गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज एन एजेंट ऑफ सेंटर। तो हमने देखा था कि जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है और साथ ही साथ वो एजेंट है सेंटर का। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड एज वेल एज चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड तो होता है स्टेट का, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरमैन ये कोई सेंस नहीं बनता। सी जो है गवर्नर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट एज वेल। तो स्टेट असेंबली में तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट यूनियन से रिलेटेड है, पर इसीलिए पार्लियामेंट का लेना देना प्रेसिडेंट से होता है। तो ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स डिफाइन द ड्यूल नेचर ऑफ द गवर्नर प्रिसाइसली, ये भी नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ये है वो प्रिसाइसली डिफाइन करता है कि क्यों जो गवर्नर है उसका ड्यूल रोल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच एक्ट फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956, उसमें ऐसा बताया गया था कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ही इज नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। The office of governor of state is an employment under the central government. He is appointed by the president. He is selected through indirect election with means of single transferable vote system. And fifth है it is independent constitutional office। अब देखते हैं वन बाय वन। तो हमें पता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है क्योंकि उसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड है द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। भले ही वो नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो सेकेंड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। थर्ड है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है ही इज सेलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। तो 4 इनकरेक्ट हो गया और 2 इनकरेक्ट है। फिफ्थ है इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 2 एंड 4। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ए कंटेंट टेस्ट
फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर मस्ट बी 10 ईयर्स ओल्ड और ग्रेटर। तो हमें पता है कि जो कंटेस्टेंट होता है प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए, उसका एज मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी वो 35 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, वो गवर्नर बन सकता है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द गवर्नर। सबसे पहला स्टेटमेंट है ही विल बी गवर्नर फॉर 5 years फ्रॉम द डे ही ज्वाइंस द ऑफिस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आधा पार्ट तो इसका सही है कि वो 5 साल के लिए गवर्नर रहेगा जिस दिन से वो ज्वाइन करेगा, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस ये गलत है। अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस बनता है और प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये गवर्नर सही नहीं है तो उसको कभी भी रिमूव कर सकता है, यानी कि उसका जो पोस्ट है दैट इज सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब बी जो है द टर्म इज ऑफ 5 years बट सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसिएबल। ये भी आधा स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 5 साल का तो टर्म होता है और ये होता है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका जो सेटिस्फैक्शन है वो जस्टिसिएबल नहीं होता है, इस बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जो ऑप्शन नंबर सी है द टर्म इज ऑफ 5 years बट सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इतना तक सही है, एंड हिज सेटिस्फैक्शन इज नॉट जस्टिसिएबल, ये भी सही है, एंड ग्राउंड्स फॉर हिज सेटिस्फैक्शन आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 5 ईयर का पोस्ट होता है, ये भी सही है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी सही है, और उसका सेटिस्फैक्शन जस्टिसिएबल नहीं है ये भी सही है, लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में किस ग्राउंड पे ये प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा उसको रिमूव करने के लिए कहीं मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द पोस्ट ऑफ गवर्नर फॉल्स वैकेंट ड्यू टू सम ट्रेजेडी, तो उसके बाद का हमें स्टेटमेंट फिल करना है, द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट विल बी गवर्नर। ठीक है, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट समवन द टेम्पोररी गवर्नर अंटिल द न्यू गवर्नर डजंट अराइव, ये भी ठीक है। द पोस्ट कैन बी लेफ्ट वैकेंट एज अनलाइक सेंटर इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू हैव ए गवर्नर ऑलवेज, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि गवर्नर का भी पोस्ट कभी खाली नहीं रह सकता। इसीलिए हमने ये भी देखा था कि अगर 5 साल पूरा हो भी गया उसके बियॉन्ड भी गवर्नर पोस्ट पे बना रहेगा अगर उसका सक्सेसर टाइम पे नहीं आता है। वाइस गवर्नर विल टेक द पोस्ट, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि वाइस गवर्नर का कोई पोस्ट ही नहीं है। ऑप्शन और ए और बी दोनों करेक्ट लग रहा है। तो पहले में ये बोल रहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट विल बी गवर्नर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जब गवर्नर नहीं होता है तो उसके बाद जो स्टेट हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो गवर्नर बन सकता है। लेकिन दूसरा ये बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट समवन द टेम्पोररी गवर्नमेंट अंटिल द न्यू गवर्नर डजंट अराइव, तो ये जो स्टेटमेंट है ज़्यादा करेक्ट है इन कंपेरिजन टू ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जैसे यूनियन के केस में होता है कि जब प्रेसिडेंट चला जाएगा उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा, अगर वो भी नहीं रहेगा तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, ऐसा स्टेट के केस में नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किसको गवर्नर बनाएगा फॉर द टेम्पोररी पीरियड। इन जनरल वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को बनाता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है कुछ हद तक, लेकिन उससे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट तो नहीं दिलवाता है, हमने देखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं दिलवाता है, वो प्रेसिडेंट को दिलवाता है ना कि गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। और अगर आंसर की बात करें तो गवर्नर को जो ओथ दिलवाने का काम करता है वो जो चीफ जस्टिस होता है स्टेट हाई कोर्ट का वो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, सबसे पहला है, इन केस अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर द 2 स्टेट्स ही गेट्स द सैलरी इक्विवेलेंट टू 2 गवर्नर्स, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो चाहे कितने भी स्टेट का गवर्नर हो उसको सैलरी सिर्फ एक स्टेट का ही मिलेगा। सेकेंड है,
ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इम्यूनिटी टू द गवर्नर। अब गवर्नर को जो इम्यूनिटी मिला है उससे रिगार्डिंग कौन सा सही गलत स्टेटमेंट है, ये हमें चूज करना है। सबसे पहला, ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। ऑफिशियल एक्ट के लिए उसको कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होता है, उसको पूरा इम्यूनिटी दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, ये सही बात है कि जो भी अगर कुछ पर्सनल एक्ट करता है तो उसके लिए वो सिविल प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है, लेकिन वो भी 2 महीने के नोटिस पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी देखते हैं, ही कैन बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये बिल्कुल गलत है। चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसका टेन्योर चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। उस पर आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, चाहे वो पर्सनल एक्ट ही क्यों ना हो। पर्सनल एक्ट के केस में आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, वो भी 2 महीने के नोटिस पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस ये था आज के लिए। अब हम कल आगे चलेंगे, गवर्नर को देखेंगे और कल हम इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है।